तैयारी जीत की, हीरे सी चमक की। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस मंजिल तक जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड पॉइंट पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम हल कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंट MCQs। अब आप पूछेंगे इसमें नया क्या है, बाकियों से अलग कैसे हैं? तो सुनिए, हमारे MCQs की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आज के सभी एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न को 100% कवर करते हैं। इसमें आपको मिलेंगे कथन कारण, मिलान वाले प्रश्न और निम्न कथनों पर विचार करें जैसे सवाल, जो आजकल एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और हाँ, हम सिर्फ सवाल हल नहीं करवाते, बल्कि आपको मिलता है डिटेल एक्सप्लेनेशन। सबसे खास बात, आपको मिलते हैं बुलेट पॉइंट्स, जो आपके क्विक रिवीजन के लिए रामबाण साबित होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा वीडियो कोई 10-12 घंटे की मैराथन नहीं है। ये है शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो, जिन्हें आप कभी भी कहीं भी कम समय में आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का सेट। लेट्स स्टार्ट। यदि दो देशों के बीच विनिमय दर क्रय शक्ति समता पर आधारित हो, तो बाजार विनिमय दर की तुलना में क्या बदलाव आता है? क्रय शक्ति समता दो देशों के बीच मुद्रा की मजबूती देखता है कि समान टोकरी के जमा करने पर दोनों देश कितने मुद्राएं दे रहे हैं। जबकि बाजार विनिमय दर जो होता है, यह टोटली निर्भर होता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जैसे कि यह डॉलर पर निर्भर होता है। डॉलर का अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो डॉलर महंगा होगा, यानी डॉलर मजबूत होगा और रुपया कमज़ोर होगा। लेकिन अगर हम दो देशों के बीच विनिमय दर क्रय शक्ति समता पर करेंगे, तो विकासशील देशों की मुद्रा की क्रय शक्ति वास्तविक बाजार दर से बहुत अधिक दिखाई देती है। बाजार दर में $1 बराबर था 84 रुपये की, जबकि अगर हम PPP के दर पर देखें तो $1 दिखेगा 23 रुपये के बराबर। यानी कि बाजार दर की तुलना में PPP में हमारे रुपये जो होता है वो ज़्यादा मजबूत है। यानी कि अगर हम क्रय शक्ति विनिमय दर पर देखेंगे, तो जो विकासशील देशों की मुद्रा होगी वो अधिक मजबूत दिखेगी। भारत जैसे विकासशील देशों की मुद्रा को बहुत अधिक मजबूत दिखती है, क्योंकि यहाँ रहन सहन और सेवाएं सस्ती होती हैं। अर्थव्यवस्था में निजी अंतिम उपभोग व्यय PFCF या PFCE के बढ़ने का क्या अर्थ होता है? देश के सरकारी बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च कर रही है, क्या फिर देश के आम नागरिक और परिवार वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं, जो बढ़ती मांग को दर्शाता है। PFCF हमारा पर्सनल खर्च होता है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी खर्च करते हैं वो PFCF के अंतर्गत आता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर घरेलू परिवारों के उपभोग खर्च को दर्शाता है। इसके बढ़ने का मतलब है कि बाजार में जनता द्वारा मांग बढ़ रही है। निम्नलिखित में से कौन कमोडिटी मनी यानी वस्तु मुद्रा का सबसे सटीक उदाहरण है? कमोडिटी मनी वह मनी होता है जिसका अपना आंतरिक मूल्य भी होता है। प्राचीन काल में जो विनिमय के लिए प्रयुक्त होने वाले सोने के सिक्के थे, कौड़ियाँ थी, उनका अपना एक कीमत होता था। कमोडिटी मनी वह मुद्रा होती है जिसका मूल्य उस वस्तु के वास्तविक मूल्य के बराबर होता है जिससे वह बनी है। जैसे प्राचीन काल में अनाज, कौड़ियाँ या सोने चांदी के सिक्के होते थे। जब हम कहते हैं कि भारतीय रुपये एक लीगल टेंडर है, तो इसका विधिक या कानूनी अर्थ क्या होता है? जब हम कहते हैं कि भारतीय रुपये एक लीगल टेंडर है, तो इसका मतलब हुआ कि देश के भीतर किसी भी व्यावसायिक लेन देन या कर्ज को चुकाने के लिए इसे स्वीकार करने से कोई कानूनी रूप से मना नहीं कर सकता। मतलब आप किसी को 100 रुपये का नोट देंगे, तो वो अगर मतलब कि 100 रुपये का ऋण अपना 100 रुपये का ब्याज जमा कर रहे हैं, तो बैंक वाला मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर वह मुद्रा होती है जिसे देश का कानून किसी भी ऋण या भुगतान को निपटाने के लिए वैध मानता है। इसे लेने से मना करना कानूनन अपराध है। मुद्रा आपूर्ति के माप यमोन में निम्नलिखित में से शामिल नहीं किया जाता है। यमोन में जो हमारे पास कैश होता है उसे शामिल करते हैं, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है वह शामिल होता है, देखते हैं। और जो RBI के पास जमा अन्य बैंकों की राशियाँ होती है कैश के रूप में, वो भी यमोन में शामिल होता है। यानी कि जनता के पास मौजूद करेंसी, बैंकों के पास जमा जनता की मांग जमा, और RBI के पास जमा अन्य बैंक राशियाँ, ये तीनों चीज़ें शामिल होती है। पर बैंकों के पास जमा जो सावधि होता है, यानी कि
फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ये शामिल नहीं होता है। ये अमाउंट बराबर होता है जनता के पास करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, यानी जो हमारा चालू खाता है यानी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। संकीर्ण मुद्रा यानी नैरो मनी और व्यापक मुद्रा यानी ब्रॉड मनी में मूल अंतर क्या होता है? संकीर्ण मुद्रा की जो तरलता होती है वो बहुत अधिक होती है और जो व्यापक मुद्रा होता है इसकी तरलता कम होती है। संकीर्ण मुद्रा को तुरंत नकद व्यवहार में लाया जा सकता है, इसकी उच्च तरलता होती है। व्यापक मुद्रा में फिक्स डिपॉजिट भी जुड़ जाता है, यानी कि हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है वो भी M3 में आ जाता है, जिस कारण से इसे तुरंत खर्च नहीं किया जा सकता, यानी इसकी तरलता कम होती है। ब्रिटिश काल के दौरान प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में स्थापित 3 बैंक कौन से थे? ब्रिटिश काल में जो प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में 3 बैंक थे वो था बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना सन 1806 में हुआ था, तब इसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था। 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल पड़ा। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुआ और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुआ। वर्ष 1969 में हुए बैंकों के पहले राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वर्ष 1969 में हुए बैंकों के पहले राष्ट्रीयकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और आरबीआई के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के विषय में कौन सा वर्ष सही है? आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुआ एक प्राइवेट बैंक के रूप में, तब उसका मुख्यालय मुंबई कलकत्ता था। बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि इसमें 51% से अधिक शेयर सरकार की हो गया, इसलिए राष्ट्रीय प्राइवेट बैंक से सरकारी बैंक हो गया। कथा पर विचार करें। 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर भारत में अन्य सभी करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। बिल्कुल सही है। 1 रुपए के नोट और सिक्कों को छोड़कर कोई भी नोट हुआ वो सभी आरबीआई जारी करती है और आरबीआई के ही जो गवर्नर होते हैं उनका हस्ताक्षर उस पर होता है। जबकि दूसरा वाला कथन कर रहा है कि 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भी सही है, क्योंकि 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय जारी किया जाता है और वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते थे, यानी ये कौन तो दोनों सही है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के दस्तखत होते हैं, यानी हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य बड़े नोटों पर आरबीआई गवर्नर के दस्तखत होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में यदि किसी विषय पर बराबर वोट यानी 3-3 पर जाए, मौद्रिक नीति समिति में 6 लोग होते हैं, करके अगर बराबर यानी टाई हो जाए, वोटिंग 3-3 पर जाए तो अंतिम निर्णय कैसे ले सकते? तो अंतिम निर्णय लेने के लिए जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं वो अपने कास्टिंग वोट का यूज करते हैं, यानी कि द्वितीय मत का प्रयोग करते हैं। मामला टाई होने पर आरबीआई गवर्नर को एक अतिरिक्त निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार कानूनन प्राप्त है, यानी कि जब टाई हो जाएगा मामला तो आरबीआई के गवर्नर अपना फाइनल वोट किसी एक सेक्टर में मतलब किसी एक और पार्ट में दे करके फाइनल क्या कर डिसीजन निकाल लेंगे। सीमांत अस्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है यह आरबीआई लोन जब देती है बैंकों को ओवरनाइट के लिए, यानी कि बहुत कम समय के लिए, एक क्या बोलते हैं उसको आपातकालीन खिड़की के रूप में, यानी कि आपातकाल को क्या बोलते हैं या बैंकों के लिए एक आपातकालीन खिड़की है जिसके तहत वे केवल इमरजेंसी खिड़की है, इमरजेंसी विंडो पे देती है, जिसके तहत वे केवल 1 रात के लिए ऋण लेते हैं। एमएसएफ एक ओवरनाइट आपातकालीन लोन विंडो है। इसकी ब्याज दर दंडात्मक होती है जो हमेशा रेपो रेट से अधिक होती है, परंतु बैंक रेट के बराबर होता है। जो एमएसएफ होता है वो बैंक रेट के बराबर होता है। यदि आरबीआई नकद आरक्षित अनुपात को अचानक बढ़ा दे तो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसके तहत बैंकों को अपने कुछ हिस्सा कुछ पैसे आरबीआई के पास जमा करने होते कैश के रूप में। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ा देता है तो बैंकों को अधिक पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, जिससे कि इन बैंकों के पास आम नागरिक या फिर जो कंपनियां होती हैं उनको लोन देने के लिए पैसे की कमी हो जाएगी, यानी ऋण देने की क्षमता घट जाएगी। सीआरआर बढ़ने से बैंकों को अपनी नकद राशि का अधिक हिस्सा आरबीआई के पास लॉक करना पड़ता है, जिससे उनके पास बाजार में लोन बांटने के लिए कम पैसा बचता है। गुणात्मक मौद्रिक उपकरण के रूप में क्रेडिट राशनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है?
जो मौद्रिक उपकरण होते हैं वो दो टूल होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल के रूप में क्रेडिट राशनिंग का क्या अर्थ होता है? क्रेडिट राशनिंग का अर्थ होता है कि यह बैंकों को एक लिमिट देता है, कि बैंकों से कहता है कि आप अपने कुल पैसे का इतना पैसा इस क्षेत्र में ही दे सकते हैं, इतना पैसा इस क्षेत्र में लोन दे सकते हैं। जैसे कि कुछ बैंक होते हैं जिनको, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उनको यह कहा जाता है कि आप अपने कुल पैसे का कम से कम 41% या उससे अधिक, की तो अलग अलग होगा, प्राइमरी सेक्टर में ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो जो क्रेडिट राशन होता है, ये राशन, जैसे राशन की दुकान को फिक्स होता है कि इस घर में इतना लोग हैं तो इस हिसाब से इतने लोग को मिलेगा राशन। तो इसी आधार पे यहाँ पे भी होता है कि अर्थव्यवस्था के संवेदनशील या प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि कृषि वाले क्षेत्र में या एमएसएमई को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना या सट्टेबाजी वाले क्षेत्रों को कोटा तय करना ही क्रेडिट राशनिंग कहलाता है। क्रेडिट राशनिंग के माध्यम से आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि लोन केवल बड़े उद्योगों को ही ना मिले बल्कि प्राथमिक और छोटे क्षेत्रों तक भी पहुंचे। ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकलने के लिए भारत सरकार ने कौन सी कानूनी ढांचा तैयार की है? तो ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से बाहर निकलने के लिए भारत सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टेसी कोड IBC जारी किया है। कंपनियों के फंसे हुए कर्ज और बैंकों के जो NPO को तेजी से निपटाने और कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया से उबारने के लिए 2016 में IBC कोड लाया गया था। बेसल थर्ड मानकों के अनुसार बैंकों को जोखिम भारतीय परिसंपत्ति अनुपात यानी CRAR को बनाए रखने का दिशा निर्देश क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है ताकि अचानक आने वाले किसी बड़े वित्तीय नुकसान या लोन डूबने की स्थिति में बैंक के पास खुद की पर्याप्त बैकअप पूंजी उपलब्ध हो। भारत में बेसल थर्ड के मानकों को अभी स्वीकारा जाता है। बेसल थर्ड के मानक में बैंकों को जोखिम भरित परिसंपत्ति अनुपात अपने पास रखना पड़ता है ताकि अगर मान लो कि उनका पैसा डूब गया, बैंक डूबने वाली है, तो कम से कम उनके पास बैकअप पूंजी उपलब्ध हो। CRAR या पूंजी अर्हता अनुपात, जिसे हम CAR कहते हैं, बैंकों की सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि यदि कुछ बड़े लोन डूब भी जाए तो बैंक दिवालिया ना हो। जब किसी बैंक को RBI द्वारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत डाल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर प्रतिबंधित नहीं लगाया जाता है? जब RBI को लगता है यह बैंक डूबने वाला है या इसके साथ कुछ गलत होने वाला है तो RBI उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देता है और उससे कहता है कि आप नई बैंक शाखाएं न खोलें, आप बड़े और उच्च जोखिम वाले कारपोरेट लोन ना दें, ग्राहकों द्वारा उनके बचत खाते से सामान्य पैसा निकालने दें और बैंक निदेशकों या उच्च अधिकारियों की बोनस और वेतन वृद्धि पर रोक लगाएं। मतलब PCA के तहत RBI कहती है कि आप नए बैंक की शाखाएं न खोले, आप ब्रांचेज न खोले ज़्यादा, आप उच्च जोखिम वाले कारपोरेट लोन ना दें, आप बड़े बैंक निदेशकों या उच्च अधिकारियों की बोनस और वेतन वृद्धि पर लोगों को बोनस देना बंद करें और वेतन वृद्धि कम करें। बस लेकिन एक ही चीज़ पर रोक नहीं लगाती, वह है कि ग्राहकों द्वारा उनके बचत खाते में सामान्य पैसा निकालना। अगर कोई ग्राहक है जो अपना पैसा निकालना चाहता है आपके बैंक में से तो आप उस पर रोक नहीं लगाएंगे, उसको पैसा निकालने देंगे। PCA के तहत बैंकों को नए लोन देने और व्यापार विस्तार पर रोक लगती है, लेकिन आम जनता की पैसा निकालने यानी विड्रॉ पर कोई रोक नहीं होती, ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंस के लिए न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए? मतलब कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 200 करोड़ रुपए चुकता पूंजी के रूप में, मिनिमम पेड अप कैपिटल के रूप में होना चाहिए। RBI के नियमों के अनुसार स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करने के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी 200 करोड़ होना अनिवार्य है। पेमेंट्स बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः असत्य है? क्या वे चालू और बचत दोनों खाते खोल सकते हैं, या वे ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, या वे अप्रवासी भारतीयों से भारी जमा स्वीकार कर सकते हैं, या वे किसी भी प्रकार का ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते? करेक्ट निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो पेमेंट्स बैंक के संदर्भ में चालू और बचत दोनों खाते खोल सकते हैं, यह कथन बिल्कुल सही, यानी पहला कथन सही है। दूसरा, ये ग्राहकों को डेबिट कार्ड ATM जारी कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई पैसा जमा करेगा तो निकालना भी तो पड़ेगा ना, तो दूसरा भी सही है। चौथा कह रहा है कि वे किसी भी प्रकार का ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, सही बात है, पेमेंट्स बैंक ऋण नहीं दे सकते, किसी को लोन नहीं दे सकते। लेकिन तीसरा कथन गलत है,
वे अप्रवासी भारतीयों जो NRI होते हैं से भारी जमा स्वीकार कर सकते थे। गलत है, ये ऐसा नहीं कर सकते। पेमेंट्स बैंकों को अनिवासी भारतीयों यानी अप्रवासी भारतीयों से जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं होती। बाकी सभी कथन सत्य है। अनिवासी मतलब जो भारत के नहीं है, जो विदेश में है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC या जिसे हम ई-रुपया कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? यह एक प्रकार का अनियंत्रित निजी क्रिप्टो करेंसी है। नहीं, ये गलत बात है। यह कागजी मुद्रा का ही एक डिजिटल रूप और संप्रभु गारंटी के साथ आता। बिल्कुल सही है। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है या जिसे ई-रुपया कहते हैं यह कागजी मुद्रा का ही एक डिजिटल रूप है जो संप्रभु गारंटी के साथ आता है। ई-रुपया भारत की वैध डिजिटल मुद्रा है जो सीधे RBI द्वारा नियंत्रित और गारंटीकृत है। यह क्रिप्टो करेंसी की तरह रिस्की नहीं होता। कथन ए, टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा का चलन आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। बिल्कुल सही। टोकन मनी वह मनी होता है जिसका अपना आंतरिक कोई मूल्य नहीं होता। जैसे 500 का नोट जो कागज होता है उसका कोई मूल्य नहीं, और उस पर जो लीगल टेंडर लगा है उसके कारण से उसका मतलब अपना 500 के बराबर मूल्य हो गया है। इसे हम टोकन मनी कहते हैं। कारण कह रहा है कि आधुनिक युग में कागजी नोटों पर अपना धात्विक या आंतरिक मूल्य उनके अंकित मूल्य से बहुत अधिक होता है। नहीं, ये गलत बात है। कारण कह रहा है कि कथन कर रहा है कि टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा का चलन आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। क्यों रीढ़ है? क्योंकि आधुनिक युग में कागजी नोटों पर अपना धात्विक या आंतरिक मूल्य उनके अंकित मूल्य से बहुत अधिक होता है। गलत, इसका उल्टा होता है। जो उनका आंतरिक मूल्य होता है वह उस पर अंकित मूल्य से कम होता है। यानी कि जैसे सोने का जो मूल्य होता है जितना होता है उसका आंतरिक मूल्य भी उतना होता है। पर 500 का नोट का जो आंतरिक मूल्य है उस पर जो लोगो लगा है या फिर जो मतलब लीगल टेंडर दिया गया उसका 500 का उससे कम होता है। तो कथन तो सही है पर कारण गलत है। कथन सही है परंतु कारण पूरी तरह गलत है, क्योंकि कागजी नोटों पर आंतरिक मूल्य कागज की कीमत उनके ऊपर लिखे मूल्य जैसे 2000 या 500 से बहुत कम होता है। मुद्रा आपूर्ति के किस भाग को आरक्षित मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा कहते हैं? हम M0 को बोलते हैं आरक्षित मुद्रा, रिजर्व मनी। M0 को मौद्रिक आधार यानी मॉनेटरी बेस या हार्ड पावर्ड मनी कहा जाता है। इसमें जनता के पास मुद्रा, RBI के पास बैंकों की जमा और अन्य जमा शामिल होता है। मतलब M0 में जनता के पास जो मुद्रा है वो भी शामिल होता है, RBI के पास बैंकों की जमा वो भी शामिल होता है और अन्य जमा शामिल होता है। भारत का सबसे पहला बैंक यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्थापित हुआ था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने स्थापित किया था। पर 1832 में महामंदी और कुप्रबंधन के कारण बंद भी हो गया था। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में निजी क्षेत्र के नए बैंकों जैसे HDFC, ICICI की स्थापना की अनुमति दी गई? नरसिम्हा समिति 1991 की सिफारिशों पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को निजी और विदेशी बैंकों के लिए खोला गया था। जब कोई बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो बैंक के बही खाते यानी बैलेंस शीट में किस रूप में दर्ज होता है? जब कोई बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है तो जो उसका बैलेंस शीट होता है उसमें यह एसेट्स के रूप में यानी परिसंपत्ति के रूप में दर्ज होता है। बैंकों द्वारा दिया गया लोन उनकी परिसंपत्ति होती है, एसेट होता है, क्योंकि उससे ब्याज के रूप में कमाई होती है। जनता द्वारा जमा किया गया पैसे बैंक की देयता यानी लायबिलिटी होती है। यानी हम जो बैंक में जमा करते हैं वो हमारी बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, देयता होती है, देना पड़ेगा। और जो बैंक हमें लोन देती है वो उसे परिसंपत्ति यानी एसेट बोलते हैं। यदि कोई NPA खाता 3 वर्ष से अधिक समय से डूबा हुआ है तो उसे बैंकों द्वारा किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा? देखो, अगर कोई मतलब कि हमने किसी को लोन दे दिया और आज उसका अंतिम डेट था पर आज से 90 दिन हो गए हैं, 90 दिन बीत गए हैं पर अभी तक उसने कोई लोन ब्याज नहीं दिया है तो उसे हम NPA घोषित कर देते हैं। और जब कोई NPA 12 महीने से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। लेकिन अगर वो 12 महीने से अधिक है और 3 साल के बीच में है तो उसे हम बोलते हैं डाउटफुल एसेट। लेकिन अगर वो 3 वर्ष से अधिक समय से डूबा हुआ है तो उसे बोलते हैं लॉस एसेट। यानी कि आप लॉस एसेट से होगा, पर किस टेक्निकल इशू होने के कारण यहाँ पे गलत हो गया है। जो खाता 12 महीने से अधिक समय तक सब स्टैंडर्ड श्रेणी में रहता है उसे संदिग्ध यानी परिसंपत्ति घोषित कर दिया जाता है।
बेसल शहर, जहां अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियमों का निर्धारण होता है, किस देश में स्थित है? बेसल शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। बेसल शहर स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहीं पर बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का भी मुख्यालय है। यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ पे है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और बेसल शहर भी स्विट्जरलैंड में है, जो बेसल खड़ा भी हम पढ़ के आए। पेमेंट्स बैंक अपने पास जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा कानूनन कहाँ निवेश करने के लिए बाध्य है? पेमेंट्स बैंक अपनी जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है कि कानूनन रूप से कहाँ निवेश करने के लिए बाध्य है? शेयर बाजार के म्यूचुअल फंड्स में, केवल सरकारी प्रतिभूतियों में, बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट गोल्ड लोन में। तो केवल सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में। चूंकि पेमेंट्स बैंक लोन नहीं दे सकते, इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए जमा राशि का न्यूनतम 75%, मतलब 75% से कम नहीं, 75% से अधिक हो सकता है, हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करते हैं। मौद्रिक नीति का नैतिक दबाव, मोरल सुजन उपकरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? RBI और वाणिज्यिक बेंचों के बीच आपसी संवाद, बैठकों और अनौपचारिक राजीनामे पर। मोरल सुएसन एक अनौपचारिक और नैतिक तरीका है जिसमें RBI गवर्नर बैंकों को समझा बुझा कर अपनी नीतियां लागू करवाते हैं। जब वाणिज्यिक बैंक अपने दैनिक लेन देन के बाद आपातकालीन स्थिति में बैंक रेट पर RBI से ऋण लेते हैं तो उन्हें क्या गिरवी रखना पड़ता है? जब बैंक रेट पर लोन लेते हैं तो उनको कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक रेट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसके तहत मिलने वाला दीर्घकालिक या आपातकालीन ऋण बिना किसी सिक्योरिटी के होता है, जबकि रेपो रेट में सिक्योरिटी जरूरी है।